Good evening, class. Good evening, sir. Write down the question. Determine value of n. Determine value of n. Determine value of n. स्मॉल n की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करा था. लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करा था? एम्पेरिकल फार्मूला हमने डिस्कस करा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने डिस्कस करा था, एम्पेरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास. ये हमने डिस्कस करा था और परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे और कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास करा था. ठीक, चलो. डिटरमाइन वैल्यू ऑफ n एंड एम्पेरिकल फार्मूला and empirical formula for the following compound. ठीक है जी. तो कुछ कंपाउंड्स लिखूंगा, आपने उनके एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करना है. ठीक है. कंपाउंड आपने एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, EF लिख देता हूँ. मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, MF लिख देता हूँ. ठीक है जी. और ठीक से कैलकुलेट करना, गलती मत करना. H2O2 B2S6 FeSO4 N2O4 C4H10 CH3 COOH. ठीक है. 6 क्वेश्चन यहाँ लिख दिए, 7th यहाँ लिख देता हूँ. C12H22O11 Al2O3 CA3PO4 का होल ट्वाइस. 10th है जी C6H12O6. चलिए करें. हाँ जी करो. डिटरमाइन वैल्यू ऑफ n एंड एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड. 1 to 10 आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं. इन कंपाउंड्स को देखते हुए आपने एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है. लास्ट क्लास का टॉपिक है, लास्ट क्लास के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. हाँ जी डन. ये तो हो जाना चाहिए आप लोगों से जल्दी. हाँ जी डन. चलो हम करवा रहे हैं. एम्पेरिकल फार्मूला से स्टार्ट करते हैं. एम्पेरिकल फार्मूला तो एक मिनट, क्वेश्चन यही है ना. डिटरमाइन वैल्यू ऑफ n
एंड एम्पेरिकल फार्मूला एन, मैंने गलती से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यहीं लिखा हुआ है एन। चलो सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला देख लेते हैं, H1O1 और एन की वैल्यू क्या होगी 2, है ना। अगर आप एम्पेरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। इधर क्या होनी चाहिए BH3, सही बोल रहा हूँ? अरे बोलो कुछ, एन की वैल्यू 2 हो गई। इधर क्या रहेगा, यही रहेगा, FeSO4 ही रहेगा और एन की वैल्यू 1, ठीक है ना, FeSO4 ही रहेगा, एन की वैल्यू 1। इधर क्या रहेगा N1O2, ठीक है ना, एन की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है जी। इधर क्या होगा C2H5, एन की वैल्यू क्या हो गई अगेन 2 हो गई। और देखो इधर बताओ, इधर आप लोगों ने क्या करा है, सेम रहेगा CH2O, हाँ ये सही है। देखो देखो आप मुझे बताओ कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है C2, कितने हाइड्रोजन है H4 है, H4O2, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा C1H2O1, तो एन की वैल्यू क्या होगी 2। आप लोगों ने इस को, ये जो एक्चुअली COH लिखा हुआ होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है आपका, तो आपने उसको एज इट इज समझ लिया, उसको कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करा, ठीक है, इस वजह से आपका आंसर गलत आ गया। इधर आ जाओ, एम्पेरिकल फार्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा C12H22O11 और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। Al2O3 एन की वैल्यू 1। इधर क्या रहेगा, यही रहेगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस, एन की वैल्यू 1, ठीक है जी। इधर कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है, इधर हो रही है C1H2O1, हाँ एन की वैल्यू हो जाएगी 6। ये वाला गलत हुआ होगा बस, बाकी सारा सही है, ठीक है। समझ में आ गया क्या मिस्टेक थी? राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, determination of empirical formula of the compound, determination of empirical formula of the compound। क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे वाला कॉन्सेप्ट। लिखो क्वेश्चन, a hydrocarbon contains 80% carbon, a hydrocarbon contains 80% carbon, full stop करके, if molecular formula mass of hydrocarbon is 30, if molecular formula mass of hydrocarbon is 30, calculate molecular formula and empirical formula, calculate molecular formula and empirical formula, ठीक है जी। आई रिपीट, अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% कार्बन, फुल स्टॉप करते हुए, इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 30, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो देखो जी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। क्या है, ग्राम फार्मूला मास है नहीं, तो AMU। अभी वही वही स्टेप बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले सिंबल ऑफ एलिमेंट्स लिखो आप, वही डिस्कस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बस स्टेप्स याद रखने हैं आपने, बाकी कुछ नहीं है। बस स्टेप्स याद रखने हैं, बाकी सिंपल है क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, हाइड्रोकार्बन आपके ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। किसकी परसेंटेज दे रखी है क्वेश्चन में, कार्बन की परसेंटेज दे रखी है।
कार्बन की वेट परसेंटेज दे रखी है कि कार्बन कंपाउंड के अंदर 80% प्रेजेंट है। तो जब कंपाउंड के अंदर कार्बन 80% प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इधर लिखते हैं, सॉरी इधर लिखते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। सबसे पहला है सिंबल ऑफ एलिमेंट। सुनते रहना, दो चार बातें आपको इधर बताऊंगा। सबसे पहले सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक, उसके बाद लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज लिखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन लिख लेता हूं, परसेंटेज कंपोजिशन। अब सुनो जरा, यहां पे एक पॉइंट ऐसा होता है कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन डायरेक्ट दे देगा, जैसे दिया हुआ है। परसेंटेज कंपोजिशन डायरेक्ट ना देके आपको क्या दे देगा? वेट दे देगा। आप वेट की हेल्प से क्या परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। 2 पॉइंट हो गए। मैंने क्या बोला? परसेंटेज कंपोजिशन आपको डायरेक्ट पकड़ा देगा। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन डायरेक्ट पकड़ा देगा। नहीं तो और क्या आपको दे सकता है? वेट दे सकता है। वेट को यूज करते हुए आप परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर लो। ठीक है, नहीं तो आपको और क्या दे सकता है? वेट रेशियो दे सकता है। ये 3 चीजें आपको दे सकता है। ठीक है जी, ये 3 चीजें आपको ये दे सकता है। तो अभी तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, सीधा सीधा दिया है। पहला कॉलम बन गया, दूसरा कॉलम बन गया, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। ठीक है, तीसरे कॉलम पे चलते हैं। तीसरे कॉलम पे क्या करना है आपने? परसेंटेज कंपोजिशन को आप डिवाइड करो। किससे? एटॉमिक वेट से। ठीक है जी। तो कार्बन का कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है? 80 है ना। मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बता रहा हूँ, अलग से मैंने कोई फॉर्मूले नहीं बताए हैं कि पहले मैं अलग से फॉर्मूले बताऊँ उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊँ। क्वेश्चन के थ्रू ही मैं फॉर्मूले डिस्कस करते जा रहा हूँ। तो पहला स्टेप क्या था? पहला कॉलम किसका बनेगा? सिंबल ऑफ एलिमेंट का। दूसरा कॉलम क्या बनेगा? परसेंटेज कंपोजिशन। या तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे देंगे एलिमेंट की, परसेंटेज कंपोजिशन ना देके आपको वेट दे देंगे, वेट ना देके वेट रेशियो दे देंगे। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके वेट का रेशियो दे देंगे। और अगर आपको वेट रेशियो नहीं दे रखा और वेट दे रखा तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि वेट को यूज करते हुए आपको परसेंटेज कंपोजिशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे मूव करोगे। ठीक, तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया कि परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक वेट से डिवाइड करो। एक सिंपल सी बात बताओ, सोचना, अगर आपके पास, हाँ मैं यही बोलने वाला था कि अगर वेट को आप एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दोगे, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स ही बन जाएंगे बेसिकली। तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हो गए एक तरीके से, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। कार्बन यहाँ लिखता हूँ, हाइड्रोजन यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन 80 है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन 20 है। ठीक है जी। एटॉमिक मास आपको याद हो जाना चाहिए। वैसे क्वेश्चन के अंदर, पेपर में क्वेश्चन के अंदर एटॉमिक मासेस एलिमेंट से गिवन होते हैं। ठीक है जी। तो 80 को किससे डिवाइड करूंगा? 12 से डिवाइड करूंगा। 80 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है जी। और इधर क्या करेंगे? 20 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाय 1। इतना समझ आया आपको? आप यहाँ पे क्या करो तो सिंप्लीफाई कर लो अगर हो रहा है तो देखो हो रहा है सिंप्लीफाई। 2 मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा था, आप सीधा ही चले गए। आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है। 20/3। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा? ठीक है, रिलेटिव रेशियो फाइंड करो। रिलेटिव, इन दोनों की रिलेटिव रेशियोज फाइंड करनी है। इन दोनों के अंदर जो छोटा नंबर है उससे दोनों को डिवाइड करना है। नंबर ऑफ मोल्स की रिलेटिव रेशियोज फाइंड करनी है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालना है रिलेटिव। अब आप मुझे बताओ इसमें और इसमें कौन सा छोटा है? ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला छोटा है? ऊपर वाला छोटा है। देखो आप कैसे याद करोगे, ये 20 है, ये भी 20 है, दोनों में न्यूमरेटर सेम है। इधर डिनोमिनेटर 1 है, उधर डिनोमिनेटर 3 है। बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर तो छोटी वैल्यू। आप मत करो डिवाइड, मत करो। आप डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन में और प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, हाँ माइंड में हो जाएगा, बट द पॉइंट इज मत करना।
जहाँ कैलकुलेशन ईजी हो रही होगी ना, वहाँ पे भी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। हमें तो कोशिश करनी है कि हमारी ईजी वे के अंदर कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है, और जल्दी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशन आपको भर भर के मिलेगी। फिजिकल केमिस्ट्री है, वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फिजिकल केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर आपको मैथ मिलेगी, ज़्यादातर, मतलब मैथ इन द सेंस मैथ नहीं होती है, मैथ की रिलेटेड कैलकुलेशंस हो जाती है, ठीक है। तो अब दोनों को डिवाइड करते हैं, रिलेटिव रेशियो निकालते हैं। तो 20/3 डिवाइडेड बाय 20/3, इधर आ जाओ। 20/1 डिवाइडेड बाय 20/3, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर तो 1 आ जाएगा, इधर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 20/1 20/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 ऊपर। किसको नहीं समझ में आई ये वाली कैलकुलेशन, तो कर सकते हो। आंसर आ गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है C1H3, ठीक। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी एक ही पार्ट हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड करना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आपको n की वैल्यू चाहिए, और n के लिए आप लोगों ने सीखा था n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है जी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो क्वेश्चन में ही गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया था। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ई ई ई ई कंफर्म्ड ई, बुक को त्याग दो, इट्स टाइम टू लीव द बुक। ई आता है, हाँ, बुक को आप सॉरी बोल दो, इसमें एरर हो गया होगा। फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का 3, ठीक है, ये आ गया 15। चलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज 30, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज 15, आ गया 2, n की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूले के मास बन जाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। n की वैल्यू 2 निकाल लिया आप लोगों ने, ये हो गया आपका CH3, आंसर आ गया C2H6, ठीक है जी। किस में है बताओ, ई तो है, हाँ ब्लू वाला तो करो, ई है, कुछ नशा वशा कर रखा है। अच्छा किधर, अच्छा इसकी बात कर रहे हो, अच्छा ये कह रहे थे, हाँ ये शायद हो सकता है, मेरे को लगा तुम ये इसकी बात कर रहे हो, ये की। हाँ मुझे लगा तुम इसकी बात कर रहे हो, तुमने भी यही समझा था। कोई नहीं, छोड़ो, मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, चलो कर देते हैं ठीक। चलो करो, नहीं बता दिया करो, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं बुक इतनी गलती नहीं हो सकती, होती है गलती, बट इतनी नहीं होती है। नहीं मेरे को मुझे लगा तुमने बोला ही ऐसे, सर एम्पेरिकल होता है या इम्पेरिकल होता है, तुमने बोला ही इस तरीके से, वो हाँ उसमें हम प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज हो गए। ठीक है जी, डन, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी पूछो। ये 30 क्यों लिया, क्वेश्चन में क्यों बनता? हाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं भी गिवन हो सकता है। वेपर डेंसिटी पकड़ा देंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m/2, तो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, वेरिएशंस बन सकते हैं।
हाँ जी, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, a compound of carbon, hydrogen and oxygen, a compound of carbon, hydrogen and oxygen contains 52.2% of carbon and 13% of hydrogen. Determine एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलो करो, टेबल आपके सामने ही बनी हुई है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स स्टेप्स आर ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। करो, स्टार्ट करो, कैलकुलेशन है बस जो है। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेन्स 52.2% ऑफ कार्बन, रेस्ट इज, कुछ मिस्टेक हुई है, हाँ ठीक है, 52.2% ऑफ कार्बन एंड 13% ऑफ हाइड्रोजन। डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। चलिए करें। अब एटॉमिक नंबर से डिवाइड करो ना, सामने तो लिखे हैं सारे स्टेप्स। हाँ तो देख करो भी तो सही ना, देखने से थोड़ी ना हो जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन बताना। 52.2%, ये आपका 13% है, तो रेस्ट ऑक्सीजन हो जाएगा। भाई दिस प्लस दिस 100 में से माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 35.8, 34.8। ठीक है जी, पहला स्टेप डन। सेकेंड स्टेप पर आ जाओ। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या आना है? 52.2 डिवाइडेड बाय 12, 13 डिवाइडेड बाय 1, 34.8 डिवाइडेड बाय 16। चलिए बताएं। कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बाकी तो क्वेश्चन इजी है। कैलकुलेशन में अटक गया ना, टाइम कंज्यूमिंग है। क्या होना चाहिए? 2.18 आ रहा है, तो मैंने वो राउंड ऑफ नहीं करा। लो 2.18 कर लेते हैं। लो 2.18 यहाँ पे ही बदल जाएगा। 2.18
2.18, 2.18, जल्दी से बता दो। अगर आप इधर ध्यान से देखो तो अप्रोक्सीमेटली 2 हो रहा है ना। 2, 6, 1 एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकालना था, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू C2H6O1। एग्जैक्ट नहीं आएगा, आप डिवाइड करोगे एग्जैक्ट नहीं आएगा। मैंने क्या करा, उसको 4 मान लिया, 2 मान लिया, तो 4 डिवाइड बाई 2 एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसके भी यही एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेटली मैंने मारा है, वरना तो कभी नहीं आंसर आएगा हमारा। आप करके देखो, बेशक 2 6 12 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो लोअर वैल्यू थे 6 बना दिया मैंने। वो बताऊं कब आता है, वो कब आता है। मान लो आपका यहाँ पर आ गया, लेट से 1 पॉइंट, इधर आ गया, चलो लेट से इधर आ गया 1.5, तो 1.5 को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करोगे, तो नंबर में, सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वो वाला तब स्टेप है। अब मान लो कहीं कुछ केस में मैंने डिवाइड करके मेरा ये आ गया है, अब इसके लिए क्या सिंपल नंबर आप ढूंढोगे, 2 कर दो उसको आप। ये मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई। अरे क्यों कटेंगे यार, ऐसे कैसे कट जाएंगे मार्क्स? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं, मैंने यहाँ पे कोई स्टेप नहीं खाया, कोई स्टेप नहीं खाया। आप डिवाइड करके देख लो, बेशक निकालो फोन। 4.35 डिवाइड बाई 2.8 निकालो फोन। एक मिनट रुको, फोन निकालो दो, इतना टाइम नहीं खराब करेंगे, करो डिवाइड, बताओ 4.35 को डिवाइड करो 2.18 से, क्या आ रहा है? आज ही बताना है। फोर 4.35 डिवाइड बाई 2.18 क्या? 1.99। छोड़ो बस, ठीक है, छोड़, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसको करो, 13 डिवाइड बाई 2.18 करो। 5.96। अब बोलो आप, अब इसके लिए आप क्या ढूंढोगे? और जो, हाँ तो करो, ढूंढो, मल्टीप्लाई करो। इसको 5 थोड़ा ना लिखोगे, 5.9। हाँ मैंने यही बोला, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ 2 लिख दिया, डायरेक्ट 6 लिख दिया यहाँ पर। एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। नहीं कि छुट्टी है, लिखो क्वेश्चन। अ कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, अ कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। सिंबल ऑफ क्रोमियम इज Cr, पोटेशियम का पता ही आपको K, एंड ऑक्सीजन। अ कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन contains 26.6% of K, 26.6% of K and 38% of O। पोटेशियम दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है। अ कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, potassium and oxygen contains 26.6% of potassium and 38% of oxygen, full stop. If molar mass of the compound is, if molar mass of the compound is 294, if the molar mass of the compound is 294, then calculate its molecular formula and empirical formula। Then calculate its molecular formula and empirical formula। ठीक, ये होमवर्क के लिए, ये वाला क्वेश्चन अभी करना है। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, ये थोड़ा अलग टाइप है, ठीक है। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन, a compound of carbon, hydrogen, nitrogen contain these elements
कंटेन दीज एलिमेंट्स इन द वेट रेशियो, अब पकड़ा, रेशियो पकड़ा दिया, अब कंटेन दीज एलिमेंट्स, दीज है ठीक है, कंटेन दीज एलिमेंट्स इन द वेट रेशियो ऑफ 9:1:3.5. If molecular mass, sorry, for molecular formula mass, sorry, if molecular formula mass is 108, if molecular formula mass is 108, then calculate molecular formula of the compound. Then calculate molecular formula of the compound. I repeat, a compound of carbon and hydrogen contain these elements in the weight ratio of 9:1:3.5. If molecular formula mass is 108, then calculate molecular formula of the compound. यह भी करना है। अब की बार आपको वेट रेशियो पकड़ा दिया। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है नाइट्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है नाइट्रोजन। चलिए, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रेशियो क्या है? 9:1:3.5। तो रेशियो को एज इट इज यूज करो, 9:1:3.5। ये हो जाएगा 9/12, 1/1, 1/1, 3.5/14। अब इन दोनों में छोटा कौन है? सबसे नीचे वाला। अगर आप पॉइंट हटा दोगे तो 0 आ जाएगा, तो 140, ये छोटा है सबसे। तो 9/12 डिवाइडेड बाय 3.5/14, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 1 को 3.5/14, और इधर तो 1 ही आ जाएगा, है ना। अब बची कैलकुलेशन। ये तो हो ही गया, सॉरी, है ना। इसको लिख देते हैं, चलो ये भी लिख देते हैं। 3.5/14 डिवाइडेड बाय 3.5/14। अब बची कैलकुलेशन, तो ये तो 1 आ गया, ये 2 कैलकुलेट करके बताओ। 341। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा आ गया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया है C3H4N1। और क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? आगे भी कुछ है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द, अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालना है। तो नीचे करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं पहले। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 × 3, 4 × 1, 14। कितना आ रहा है? 54। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, N = मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज 108, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज 54, डिवाइड करेंगे, ट्वाइस आ गया। फिर लास्ट स्टेप है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N × एम्पेरिकल फॉर्मूला, N × एम्पेरिकल फॉर्मूला। N की वैल्यू आ गई 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला है C3H4N1, ये हो जाएगा C6H8N2। नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। यस सर। स्टोइकोमेट्री स्टार्ट करना है अब।
That's all for today. And for more chemistry related video, kindly subscribe my channel. Thank you.